Hello students, welcome once again to the educational video in my channel Vedant Sir CBSE classes. In this chapter, in this class we are going to discuss about atoms and molecule, which is the chapter number 3 of science class 9th NCERT book. Dear student, as you know that we have already made first and second part of this video, which define about the NCERT full explanation of the lesson. Now we are presenting you the third video, which is all the important questions answer types in this particular lessons, which are most commonly asked in your school examinations. So let's so coming to the important question answer types of the lesson, atoms and molecules. Atoms and molecules. This is very important lesson actually from the examination point of view, and these questions are very, I have designed very important questions which are very important for your examinations point of view. So we are discussing all the questions one by one. So coming to the question number 1, define law of conservation of mass. इसके बारे में हमने जैसे कि आपको इसके एक्सप्लेनेशन आपको जो इसका जो थ्योरी वाला पोर्शन है उसके अंदर हमने लेसन के अंदर दी हुई है. सो अगर आपने अभी तक लेसन को अभी तक नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसके पार्ट नंबर फर्स्ट और पार्ट नंबर 2 एटम और मॉलिक्यूल्स लेसन का ज़रूर देखें ताकि आपको इसके जनरल बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं. सो अब उस जो थ्योरी के अंदर से ही हमने जो क्वेश्चंस जो निकल के आ रहे हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो पूछ रहा है व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. सो इन एनी केमिकल रिएक्शन मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय. जो कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है उसमें ना तो मास को हम क्रिएट कर सकते हैं और ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ सोडियम क्लोराइड का, तो इसके अंदर 2 एटम्स ऑफ सोडियम प्लस 2 एटम्स ऑफ क्लोरीन, यानी 2 एटम ऑफ सोडियम को हमने जब रिएक्ट किया क्लोरीन के साथ में विच इज एग्जिस्ट इन क्लोरीन मॉलिक्यूल, सो इससे क्या बना 2 NaCl बना. ठीक है. तो इसके अंदर देखो अगर इसका मोलिकुलर मोलर मास को अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो 2 इंटू 23 प्लस में 2 इंटू 35.5. सो दिस इज कमिंग. तो जो होगा दोनों का, इसका LHS का और RHS का दोनों का बराबर ही होगा, चाहे आप इसको कैलकुलेट करके देख लीजिए सेपरेटली. तो दिस इज known as law of conservation of mass. Okay, understood. Now coming to the next question, explain the law of constant proportions. In a chemical substance the elements are always present in definite proportions by mass. सो कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शंस क्या क्या होता है कि एक जो भी केमिकल सब्सटेंस होता है जो उसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा डेफिनेट प्रोपोर्शंस के अंदर ही मौजूद होते हैं. जैसे मैं बात करता हूँ वाटर की, वाटर इज़ नथिंग बट H2O. तो इसके अंदर हमारे को जो हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल जो है, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का जो है 1 मॉलिक्यूल इसमें अवेलेबल होता है. तो हाइड्रोजन का जो मास होता है वो होता है 1:2 और ऑक्सीजन का होता है 16. तो अगर मैं इसका वो रेशो निकालता हूँ तो 2/16 इज इक्वल टू 1/8. तो वो हमेशा 1/8 ही आएगा. सो दिस इज द लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन. जो इसकी रेशो होगी वो हमेशा कॉन्स्टेंट ही रहेगी. इसी को हम लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बोलते हैं. नाउ कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन, वो कॉइन्ड द टर्म एटम. एटम सबसे पहले किसने मतलब वर्ड को यूज किया था, जो मैंने आपको थ्योरी में भी बताया था, जॉन डाल्टन वाज द साइंटिस्ट वो कॉइन्ड द टर्म एटम. तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा. जॉन डाल्टन जो था
उसने ही एटम टर्म को नाम दिया था, नोमेनक्लेचर किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन एटम। सो एटम क्या होता है? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच कैन टेक प्लेस इन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एटम। जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी मैटर के अंदर और जो केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करता है, उसी को हम एटम बोलते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इट इज यूजुअली आस्क इन हाफ मार्क्स और 1 मार्क्स क्वेश्चन, तो इसके अंदर आपको इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। लाइकवाइज मॉलिक्यूल्स के बारे में क्या होता है? मॉलिक्यूल्स क्या होता है? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड। देखो मॉलिक्यूल के अंदर हम कंपाउंड की बात करेंगे, ठीक है, या एलिमेंट की बात करेंगे। विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। जो कि अपने आप नेचर के अंदर इंडिपेंडेंट रूप से रह सके, उसी को ही हम मॉलिक्यूल बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर इसका एग्जांपल लें, ऑक्सीजन इंडिपेंडेंटली एटमॉस्फेयर के अंदर रह सकता है। लाइकवाइज नाइट्रोजन है, ठीक है, और हाइड्रोजन है। ये सब जो है एक मॉलिक्यूल होते हैं, जो स्टेबल मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो इसका ये एग्जांपल हो गया। अब अगला क्वेश्चन है डिफाइन एटोमिसिटी। एटोमिसिटी क्या होता है? इट इज अ नंबर ऑफ एटम्स कंस्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल इज नोन एज एटोमिसिटी। जैसे कि अगर मैं वाटर की ही बात करूं, H2O, इसके अंदर 2 मॉलिक्यूल जो है हाइड्रोजन के हैं और एक एटम जो है ऑक्सीजन का है। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 3 है। तो ये एटोमिसिटी इसकी 3 हो जाएगी। तो इसका आंसर है 3। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, what is atomic mass unit? The sum of atomic masses of all the atoms in a molecule। जो सम होता है ना एटॉमिक मासेस का, द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम, जो एटम्स का जो एटॉमिक मास का जो सम होता है एक मॉलिक्यूल के अंदर, उसे हम एक्सप्रेस करते हैं एटॉमिक मास के अंदर। जैसे कि वाटर के अंदर बात करते हैं, H2O के अंदर 1:2 यानी कि 2 हो गया। और ऑक्सीजन कितना होगा? ऑक्सीजन का होता है 16 होता है। तो 16 + 2 = 18। तो इसका जो एटॉमिक मास यूनिट होगा 18 होगा, 18 AMU, ठीक है। तो ये इसका एटॉमिक मास यूनिट होगा और इसको हम 18 म्यू भी बोल सकते हैं इसको हम, ठीक है। तो ये इसका एटॉमिक मास यूनिट की बात हो गई। हाउ डू एटम एग्जिस्ट? एटम एग्जिस्ट कैसे करते हैं? एटम एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयन, ठीक है। जो भी एटम्स होते हैं या तो वो एटम्स के रूप में ही होंगे, मॉलिक्यूल्स में, आयन्स के रूप में होंगे, ठीक। गिव द एटोमिसिटी ऑफ फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन। जैसे कि आप जानते हो फॉस्फोरस जो है एग्जिस्ट करता है P4 के अंदर, तो इसकी एटोमिसिटी सिंपल सी बात है 4 होगी। और नाइट्रोजन जो होता है वो N2 के फॉर्म में होता है, तो इसकी एटोमिसिटी 2 होगी, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया, 4 and 2। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज आयंस? आयंस क्या होते हैं? दे आर द चार्ज एटम्स। द चार्ज एटम इज कॉल्ड एज आयन, ठीक है। द आयन कैन बी पॉजिटिव और पॉजिटिव कॉल्ड। पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं वो कैटाइंस होते हैं और जो नेगेटिव चार्ज होते हैं वो अनायंस होते हैं। जैसे कि सोडियम क्लोराइड एक इसका एग्जाम्पल है। इसके अंदर ये जो है सोडियम पॉजिटिव है और क्लोराइड जो है नेगेटिव है। तो सोडियम क्या हो गया? तो स्टूडेंट्स वो कैटाइन हो गया, और ये जो हो गया क्लोरीन जो हो गया वो एनाइन हो गया। तो ये बेसिकली क्या होते हैं? चार्ज एटम्स होते हैं और इसी को ही हम आयंस बोलते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव वन एग्जांपल ऑफ कैटाइन एंड अनायन। तो कैटाइन का जैसे मैंने आपको बताया सोडियम है, अनायन का क्लोरीन है, जो मैंने अभी आपको बताया। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैटाइन एंड अनायन? इसका डिफरेंस क्या होता है? कैटाइन्स आर पॉजिटिव चार्ज एंड अनायंस आर नेगेटिव चार्ज, ठीक है। कैटाइन्स जो होते हैं पॉजिटिव चार्ज होते हैं और अनायंस जो होते हैं नेगेटिव चार्ज होते हैं, ठीक। गिव द अगला जो क्वेश्चन आ रहा है, गिव द केमिकल फॉर्मूला ऑफ अमोनियम सल्फेट। कि अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? तो अमोनियम सल्फेट को हम कैसे लिखते हैं? NH4 की होल की पावर 2 SO4, ठीक है। ये होता है। ये क्यों होता है? देखो, क्योंकि अमोनियम की जो वैलेंसी होती है वो 1 होती है, सल्फेट की जो होती है 2 होती है। तो हमारे को उसमें करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है, यानी कि 2 तो अमोनियम के अंदर आ जाएगा, और जब
जब वो होता है तो इसको हम ब्रैकेट के अंदर कर देंगे, और सल्फेट की 1 होती है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये होगा अमोनियम सल्फेट। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है, ठीक है। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अवोगैड्रो कांस्टेंट। अवोगैड्रो कांस्टेंट क्या होता है? अवोगैड्रो कांस्टेंट विच इज having value of 6.022 into 10 की पावर 3 is defined as a number of atoms that are presently exactly in 12 grams of carbon 12, जो कि कार्बन 12 ग्राम जो कार्बन 12 होता है उसके अंदर जितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं उसी को हम एवोगैड्रो कांस्टेंट कहते हैं, जिसकी वैल्यू जो होती है कांस्टेंट होती है, दैट इज 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मोलिकुलर मास ऑफ H2O। मोलिकुलर मास बड़ा इजी है, हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 16, सो इसका मोलिकुलर मास हो जाएगा 18 म्यू, ठीक है। अब वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, दैट इज शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो इसके अंदर सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा है, व्हाट गिव द यूनिट टू मेजर द साइज ऑफ द एटम एंड गिव द साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो ऐसी कौन सी यूनिट होती है जिससे हम किसी का भी साइज को एटम को मेजर कर सकते हैं? तो सो द यूनिट टू मेजर द साइज ऑफ द एटम इज नैनोमीटर, ठीक है, नैनोमीटर होती है। और जो साइज होता है हाइड्रोजन का वो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, वो होता है 10⁻⁻⁻⁰, ठीक है, मीटर। तो नैनोमीटर सबसे बहुत ही छोटी इकाई होती है जिससे ही हम एक एटम के साइज को मेजर कर सकते हैं। व्हाट इज आयुपैक एंड गिव वन फंक्शन। आयुपैक क्या है, मैंने आपको लेसन के अंदर ही बताया था। आयुपैक इज डिफाइंड इज कॉल्ड इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। ये एक इंटरनेशनल यूनियन होती है फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इट अप्रूव्स द नेम ऑफ द एलिमेंट, और इसका काम क्या होता है कि एलिमेंट्स के नाम को जो है अप्रूव करता है। तो इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए आपको, दिस इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री एंड इट अप्रूव्स द, ये ही एलिमेंट्स के नाम को निर्धारित करता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव्स द लैटिन नेम ऑफ सोडियम, पोटेशियम, गोल्ड एंड मरकरी। अभी कह रहे लैटिन नेम बताना है सोडियम का, पोटेशियम, वैसे कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस तो है नहीं, लेकिन फिर भी आप अपनी नॉलेज के लिए देख लो। सोडियम को हम जो लैटिन वर्ड्स में बोलते हैं नेट्रियम बोलते हैं, नेट्रियम। गोल्ड को हम ऊरम बोलते हैं, ओरम। पोटेशियम को कैलियम, और मरकरी को हाइड्रागायरम। तो ये इसके लैटिन नेम होते हैं। थोड़ा आपको आपके नॉलेज में होना चाहिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। What is the ratio by mass of combining elements of hydrogen, oxygen, CO2 and ammonia, ठीक है। सो H2O रेशो बाय मास बाय कंबाइनिंग एलिमेंट्स क्या होगी? ये हाइड्रोजन क्या होगा, 2 एटम है 2, और ऑक्सीजन के कितना होता है मोलर मास, वो 16 होता है, 2:16 यानी 1:8 का होगा, सिंपल सी बात है। CO2 का क्या होगा, सी का होता है 12 और ऑक्सीजन का होता है 32, यानी कि इसको जब हम सिंपल फॉर्म में लिखेंगे 3:8 होगा, ठीक है। अमोनिया का भी ऐसे ही होगा, अमोनिया का 14, हाइड्रोजन का 3, तो 14:3 जो है अमोनिया का जो है वो होगा, परसेंटेज होगी। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन वैलेंसी एंड गिव द वैलेंसी ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट्स। वैलेंसी के बारे में बताइए क्या है वैलेंसी। इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट। जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होता है किसी भी एलिमेंट्स की, उसको हम वैलेंसी कहते हैं। वैलेंसी ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट्स आपको थोड़ा ध्यान रखनी पड़ेगी। मैग्नीशियम की 2 है, एल्यूमिनियम की 3 होती है, क्लोरीन की 1 होती है, और कॉपर की 2 होती है। ये आपको याद होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको हर क्वेश्चन में, जब तक आप साइंस पढ़ोगे, ये चीज़ें आपको आती रहेंगी। वैलेंसी क्या है, और इन मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या है, एल्यूमिनियम की क्या है, ये सब आपको याद होनी चाहिए। ये क्यों होती है, कैसे होती है, ये मैं आपको लेटर जो लेसन्स आएंगे वो उसमें बाद में पढ़ाऊंगा। और बड़ी क्लासों के अंदर तो इसके बारे में बहुत पूरा चैप्टर होता है वैलेंसी के ऊपर, 11th-12th में। तो अभी आपको जो आपके CBSE के हिसाब से जो है जितना आपको बताना है वो मैंने आपको अभी बता दिया। वैलेंसी क्या होता है, कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है एलिमेंट की। सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज पॉलीएटॉमिक्स आयंस। ये थोड़ा मिस्टेक हो रखा है, दिस इज नथिंग बट आयन। सो व्हाट इज पॉलीएटॉमिक आयन, गिव वन एग्जांपल। सो द ग्रुप ऑफ एटम कैरिंग अ चार्ज, एक जो ग्रुप होता है एटम्स का जिसका एक ही चार्ज होता है उसको पॉलीएटॉमिक आयन कहते हैं। जैसे कि अमोनिया की बात करें, अमोनिया को जो उसका जो चार्ज होता है वो -1 होता है, ठीक है। और
अगर नाइट्रेट की बात करें तो इसका भी चार्ज -1 ही होता है। तो इसका पॉलीएटॉमिक आयन वो होता है जो ग्रुप्स ऑफ एटम होते हैं विच इज कैरिंग ओनली अ सिंगल चार्ज इज नोन एज पॉलीएटॉमिक आयन। ठीक है, ये हो गया। राइट अराउंड द फॉर्मूला फॉर, अब कह रहा है कि फॉर्मूला आप बताइए कॉपर नाइट्रेट का, कॉपर सल्फेट का और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का। देखो देखो इसको फॉर्मूला बनाते कैसे, देखो कॉपर, ये नाइट्रेट को हम लिख लेते हैं पहले। ठीक है, ये हो गया, अलग अलग चीज़ें हो गई। अब कॉपर की जो वैलेंसी होती है 1 होती है और इसकी भी 1 होती है, तो हमारे को जब बनाना होता है ना तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी कि Cu×1 को हमको उस लिखने की जरूरत नहीं है, Cu ही रहेगा। और NO3 को भी क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होता है CuNO3 हो जाएगा, इसका फार्मूला हो जाएगा कॉपर नाइट्रेट का CuNO3। ठीक है, और अगर मैं अगले उसकी बात करूँ जो है कैल्शियम सल्फेट का। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट के अंदर भी उसकी कैल्शियम की वैलेंसी भी 1 होती है, सल्फेट की भी 1 होती है, तो CaSO4 हो जाएगा। और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के अंदर क्या होगा, एल्यूमिनियम की पहले हम एल्यूमिनियम लिख लेते हैं और हाइड्रोक्साइड को यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, अब अब एल्यूमिनियम की जो वैलेंसी होती है वो 3 होती है, इसकी 1 होती है। अब हम इसको कर देंगे क्लोज मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो क्या होगा, एल्यूमिनियम तो 1 ही रहेगा और हाइड्रोक्साइड क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ब्रैकेट में आ जाएगा 3, तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को हम इस तरह से लिखेंगे। तो ये इसका तरीका होता है लिखने का। व्हाट इज फॉर्मूला यूनिट मास, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम मोलिकुलर मास। कह रहा है कि फॉर्मूला यूनिट मास क्या होता है और इसको मोलिकुलर मास से क्यों, ये कैसे डिफरेंस होता है। द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ द सब्सटेंस इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स। ये क्या होता है, इट इज नथिंग बट द सम ऑफ ऑल द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन अ फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ कंपाउंड। द कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल ऑफ द फॉर्मूला यूनिट मास आर आयन्स एंड द कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल ऑफ द मोलिकुलर मास आर एटम्स। तो जो फॉर्मूला होता है जो फॉर्मूला होता है यूनिट मास के अंदर, उसके अंदर आयन्स मौजूद होते हैं, लेकिन जो पार्टिकल जो मोलिकुलर मास के अंदर होते हैं वो एटम्स होते हैं। तो उसमें आयन्स होते हैं, इसमें एटम्स होते हैं, ये ध्यान रखिएगा आप, है ना। So coming to the next question, very next question, find the number of moles in the following। हमको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं 50 ग्राम्स ऑफ H2O के अंदर। सो आपको पता ही है नंबर ऑफ मोल्स जो है हाइड्रोजन का जो मोलर मास होता है वो 18 ग्राम्स होता है। ठीक है, उसके बाद में जो हमारे को जो मास दिया हुआ है, जो हमारे को क्वेश्चन के अंदर अवेलेबल है, 50 ग्राम के अंदर कितने हमारे जो है वो मोल्स होंगे वो हमको निकालना है। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, गिवन मास यानी कि 50 अपॉन मोलर मास 18, तो 2.78, ये इसके उत्तर आ जाएगा, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ये जो हमने फार्मूला लगाया N = गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये इसमें फार्मूला लग जाएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 ग्राम ऑफ सोडियम के अंदर कितना होगा। ठीक है, तो 7 ग्राम ऑफ सोडियम के अंदर मोलर मास जो है सोडियम का 23 है और गिवन मास जो है सोडियम का 7 ग्राम है, तो उस नंबर ऑफ मोल्स निकाल देंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये इतना हो जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द एटम्स ऑफ नंबर ऑफ एटम्स इन द फॉलोइंग। इसके अंदर हमारे को एटम्स निकालने हैं कि कितने एटम्स होंगे। ठीक है, 0.5 मोल्स ऑफ कार्बन के अंदर कितने होंगे। देखो आपको पता ही है कि जो नंबर्स ऑफ एटम होंगे 1 मोल के अंदर इतने होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23। अगर 0.5 के अंदर पूछ रहा है तो उसके हाफ कर दीजिए जस्ट, तो वो हो जाएंगे 3.011 इंटू 10⁻23। सिंपल, ईजी, बहुत ईजी, एकदम आपको सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूँ। इसके अंदर कुछ ऐसा, इसके अंदर कुछ है नहीं। अगला क्वेश्चन है 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन के अंदर कितने होंगे। देखो एक मोल के अंदर कितने होते हैं, 6.22 इंटू 10⁻3 होंगे, तो 2 मोल्स के अंदर डबल्स हो जाएंगे, तो उसको डबल कर दो, ये हो जाएगा 1.2044 इंटू 10⁻24, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, वेरी सिंपल। फाइंड द मास ऑफ द फॉलोइंग। अब हमारे को मास निकालना है, इसका कैसे निकालेंगे, जैसे कि 6.22 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तो इसका मास हमारे को निकालना है। जैसे कि आपको पता ही है 6.22 इंटू 10⁻22 नंबर्स के अंदर
दो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऑक्सीजन के अंदर दो मॉलिक्यूल होते हैं। सो द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के अंदर कितना होगा, वो होगा 32 ग्राम होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, हमको मास निकालना है तो 32 हो जाएगा। एक मोल के अंदर कितना होगा, 32 होगा। अब हमारे को ऐसे ही पूछ रहा है 1.5 मोल ऑफ CO2 के अंदर कितना होगा, तो 1.4 मोल ऑफ CO2 मॉलिक्यूल, मास ऑफ 1 मोल ऑफ CO2 मॉलिक्यूल कितना होगा, इसमें इतने मॉलिक्यूल्स होंगे यानी कि 44 ग्राम होगा, क्योंकि कार्बन 12 हो गया और ऑक्सीजन जो है 32 हो गया, तो 44 हो गया। सो मास ऑफ 1.5 मोल ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स कितना होगा, 44 इंटू 1.15 विच इज़ इक्वल टू 66 ग्राम्स, तो इसमें 66 ग्राम्स हो जाएगा। Now coming to the next question, show the relationship between mole, Avogadro number and mass। ठीक है, हमारे को इसकी रिलेशनशिप बतानी है, तो इसको हम एक डायग्राम की हेल्प से बता रहे हैं आपको। जो एवोगैड्रो मोल होता है, यहाँ पर मास है, और एवोगैड्रो में एवोगैड्रो नंबर जो होता है 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। मोल के अंदर 1 मोल है जैसे है, मोलर मास जो होता है ग्राम्स के अंदर होता है। सो 1 मोल ऑफ कार्बन एटम के अंदर कितने होंगे, इतने जो हमारे पास एटम होंगे 6.22 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे कार्बन के, और इसके अंदर 12 ग्राम जो होगा कार्बन एटम होगा। ये मतलब इसको एग्जाम्पल के साथ हमने बता दिया इसका। ठीक है, ऐसे ही 1 मोल ऑफ एनी पार्टिकल के अंदर, जिसके चाहे उसके अंदर एटम हो, मॉलिक्यूल हो, आयन हो, उसके अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल होंगे। अगर एटम होंगे तो एटम होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे या आयन होंगे, जो भी होगा। और रिलेटिव मास ऑफ दोज पार्टिकल इन ग्राम्स, जो भी उसका मास होता है उसको हम यहाँ पर एक्सप्रेस कर रहे हैं मोलर मास को। और 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल के अंदर इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, इतना मोलर मास होगा। वही सिंपल सेम थिंग चीज़ है। अब कह रहा है कि व्हाट इज़ द रूल फॉर राइटिंग द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट। हमारे पास कोई कौन सा रूल ऐसा है जिससे कि हम किसी भी एलिमेंट का सिंबल लिखते हैं, तो इसके अंदर आयोपैक की बात की जाती है। आयोपैक इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री विच अप्रूव द नेम ऑफ द एलिमेंट्स। सिंबल्स आर द फर्स्ट वन और 2 लेटर ऑफ द एलिमेंट। जो पहले या दूसरा जो या पहले के 2 अक्षर जो होते हैं यूजुअली वही उस एलिमेंट्स के नेम होते हैं इंग्लिश के अंदर। द फर्स्ट लेटर ऑफ द सिंबल इज ऑलवेज रिटन इन कैपिटल। जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल लेटर के अंदर ही होता है, अपर केस में, और जो सेकंड लेटर होता है वो स्मॉल लेटर के अंदर होता है। जैसे कि हम बात कर हाइड्रोजन के अंदर इसका सिंबल H है, हीलियम के अंदर HE है, तो इसके अंदर पहला लेटर कैपिटल में है और दूसरा स्मॉल के अंदर हीलियम। सम सिंबल्स आर टेकन फ्रॉम द नेम ऑफ एलिमेंट्स। कुछ सिंबल जो है उसके नेम ऑफ एलिमेंट्स के जो है ना लैटिन वर्ड से या जर्मन से या ग्रीक से लिए गए हैं। जैसे कि मैं आयरन की बात करता हूँ तो उसको Fe लिखते हैं, क्योंकि इट इज लैटिन नेम इज फेरम, क्योंकि उसको लैटिन नेम फेरम है, इसलिए उसको Fe के नाम से ही लिखा जाता है। ऐसे ही जो सिंबल है सोडियम का Na होता है, इसका लैटिन नेम जो है नेट्रियम होता है, इसलिए इसको Na लिखा जाता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द रिलेटिव एटॉमिक मास एंड रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। रिलेटिव एटॉमिक मास और रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। रिलेटिव एटॉमिक मास इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ वन एटम ऑफ द गिवन एलिमेंट इज हैवियर देन 1.1/12 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। ठीक है, तो ये इसको हम डिफाइन कर सकते हैं जिसके अंदर मतलब वो कितना भारी होगा, मतलब इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ टाइम्स 1 एटम ऑफ एलिमेंट, मतलब एक एटम जो एलिमेंट का वो कितने टाइम्स हैवियर है 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। ठीक है, जितना वो हैवी होगा उसको हम रिलेटिव एटॉमिक मास बोलते हैं। और रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ 1 मॉलिक्यूल। ये वो कितना नंबर ऑफ टाइम्स है एक मॉलिक्यूल से ऑफ अ सब्सटेंस और गिवन एलिमेंट्स विच इज हैवियर देन 1.1/12 ऑफ द मास ऑफ द एटम ऑफ कार्बन। मतलब उसको 1/12 पावर से जो होता है मास का कार्बन से, उसके मॉलिक्यूल से कितना हैवी है, उसको रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। Now coming to next question students, the formula of carbon dioxide is CO2. What information do you get from this formula? ठीक है, तो CO2 रिप्रेजेंट है सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 सबसे पहली बात तो एक मॉलिक्यूल है कार्बन डाइऑक्साइड, एक मॉलिक्यूल सिंगल। और कार्बन डाइऑक्साइड
इज 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इट कंटेन इतने 6.022 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अंदर इतने मोलिक्यूल्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड के। एक तो ये चीज़ पता लगती है, ठीक है। पहली बात तो ये कि एक मोलिक्यूल है कार्बन डाइऑक्साइड और इसके अंदर इतने 6.022 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड के। और CO2 कंटेन 1 ग्राम ऑफ कार्बन और 2 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। CO2 रिप्रेजेंट 44 ग्राम ऑफ मोलर मास। 44 ग्राम ऑफ मोलर मास है क्योंकि कार्बन का कितना होता है, 12 होता है, ठीक है। और ऑक्सीजन का कितना होता है, 32 होता है। तो इसको जब आप प्लस करोगे तो 44 आएगा। तो इट रिप्रेजेंट 4 ग्राम ऑफ मोलर मास। तो ये इसके बारे में जनरल वो बातें हैं जो हमको पता लगती है CO2 के बारे में। स्टेट 3 डिफरेंस बिटवीन एन एटम एंड आयन। एटम और आयन के बारे में डिफरेंस बताना है। देखो एटम की सबसे पहली बात है उस पर कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन आयन जो होते हैं या तो पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिव चार्ज होते हैं। और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होते हैं। ये हम थोड़ा बाकी आगे की क्लासों में भी पढ़ेंगे कि एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको ये डिफरेंस बताया है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एटम्स के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होते हैं। और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कभी भी आयंस के अंदर कभी बराबर नहीं होते। और एटम जो है रिएक्टिव होता है, रिएक्टिव फॉर्म में होता है क्योंकि वो जल्दी से केमिकल के अंदर रिएक्ट करके कंपाउंड बनाता है। लेकिन आयन जो होता है स्टेबल फॉर्म में होता है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ NaCl एंड CCACl। बड़ा आसान है। NaCl को 23 प्लस सोडियम का 23 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है। इसको प्लस करोगे तो 58.5 म्यू आ जाएगा। और CaCl का, कैल्शियम का जैसे आपको पता है 40 होता है और क्लोरीन का होता है 35.5। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ये आएगा 111 म्यू। तो बड़ा सिंपल है, आपको बस इसके एटॉमिक मास पता होने चाहिए, थोड़ा आपको याद करने पड़ेंगे ये चीज़ें, ठीक है। द रेशो बाय मास ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन वाटर इज 1:8 रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अब कह रहा है कि हमारा जो रेशो दे रखा है मास का हाइड्रोजन ऑक्सीजन का 1:8 है। अब हमारे को रेशो निकालना है नंबर ऑफ एटम ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल। सो द रेशो बाय द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स आर, देखो ये आपको डायग्राम इसको टेबुलर फॉर्म में बताया है इन्होंने। जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात करें तो 1:8 की उसमें होता है। एटॉमिक मास इसका 1 होता है, इसका 16 होता है। सो अब इसका वो निकालने के लिए मास रेशो अपॉन एटॉमिक मास करेंगे, ठीक है। तो मास रेशो इसमें 1 होगा, 1/1, इसका 1 ही आएगा। और इसके अंदर क्या होगा, क्योंकि इसका मास बाय एटॉमिक मास जो हो जाएगा 8/16 है तो 1:2 आ जाएगा। तो सिंपलेस्ट रेशो जो क्या होगी 2:1 की होगी। सो द नंबर ऑफ द रेशो बाय विच द एटम्स ऑफ वाटर इज H2O इज 2:1, ठीक है। राइट डाउन द केमिकल फॉर्मूला फॉर द फॉलोइंग, ठीक है। केमिकल फॉर्मूला अब हमारे को निकाल के दिखाना है। इसको थोड़े जैसे मैं एल्यूमिनियम कार्बोनेट जैसे है, तो एल्यूमिनियम का जैसे है, एल्यूमिनियम को हम जो है इसकी वैलेंसी होती है 3 और कार्बोनेट की जो होती है इसकी वैलेंसी होती है 2। तो हमारे को करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होता है वैलेंसी का। तो क्या होगा, ये हो जाएगा Al2 और क्योंकि ये वो है तो इसको ब्रैकेट में ले लेंगे CO3 × 3। तो इसको लिखेंगे ऐसे एल्यूमिनियम कार्बोनेट। ये होता है एल्यूमिनियम कार्बोनेट का फॉर्मूला, ठीक है। अब हम दूसरे बी पार्ट की बात करते हैं, कैल्शियम सल्फाइड के बारे में। जैसे पूछ रहा है कि कैल्शियम सल्फाइड का क्या होता है, तो कैल्शियम का क्या होता है, इसकी वैलेंसी होती है 2, सल्फाइड की वैलेंसी होती है 2, इसकी भी 2 होती है। तो हम इसको जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये हो जाएगा CaS, बस कैल्शियम सल्फाइड, बड़ा सिंपल फॉर्मूला ये वाला। जिंक कार्बोनेट, ऐसी जिंक को करेंगे, जिंक की 2 होती है, कार्बोनेट की 2 होती है, तो इसका भी हो जाएगा ZnCO3, ठीक है। जेड कार्बोनेट हो जाएगा जैसे कि आपको इसमें दिखाया है। कॉपर फॉस्फेट, कॉपर फॉस्फेट के अंदर फिर से इसकी वैलेंसी 2, फॉस्फेट की जो है वैलेंसी 3 होती है। तो इसको करेंगे तो हम Cu3PO4 की होल पावर 2, तो ये हो जाएगा कॉपर फॉस्फेट हो जाएगा, ठीक है।
अब मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, तो मैग्नीशियम लिख लेते हैं यहाँ पर बाइकार्बोनेट लिख लेते हैं। बाइकार्बोनेट को HCO3 इसकी एक होती है -1 में, और मैग्नीशियम की जो है 2 होती है, तो इसका क्या बनेगा Mg/1 ब्रैकेट में HCO3 बाइकार्बोनेट, और इसको होल टू द पावर 2, तो ये हो जाएगा मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का। ठीक है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, तो एल्यूमिनियम और हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम का 3 होता है, इसका 1 होता है, तो ये हो जाएगा AlOH की पावर होल पावर 3, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसके फार्मूले हो गए, जो कैसे हम इसको मतलब केमिकल फार्मूले को हम कैसे बनाते हैं वो मैंने आपको बता दी, मेथड बता दिया, मेथोडोलॉजी क्या होती है। गिव द एटोमिसिटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ठीक है, एटोमिसिटी पूछ रहा है, तो देखो CaOH2, देखो Ca एक हो गया, अब O एक एटम है लेकिन इसकी होल पावर 2 है, तो प्लस में 2 हो जाएगा। अब H भी होल की पावर 2 में है, तो ये भी 2 हो जाएगा, तो कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। ठीक है, अब मैग्नीशियम कार्बोनेट के अंदर क्या होगा, मैग्नीशियम एक एटम है, हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन H/2 यानी कि 2 हो जाएगा, ऐसी C/2 यानी कि ये भी 2 हो जाएगा, और 3 ऑक्सीजन क्या होगा, 3×3×2 = 6, तो इसको कितना प्लस करेंगे, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 11, इसकी जो एटोमिसिटी आएगी 11 आएगी। ऐसी कोपरस ऑक्साइड की कॉपर के अंदर 2 हो जाएंगे, ऑक्सीजन के अंदर 1 हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। ठीक है, आ रहा है ना समझ में क्या कह रहा हूँ मैं आपसे। एटोमिसिटी निकालने के लिए बस हमको एटम्स गिनने हैं कि कितने इसमें एटम्स इसमें प्रेजेंट हैं, और कुछ नहीं करना। H2SO4 में 2, ठीक है, प्लस S1 हो गया, ऑक्सीजन के 4 हो गए, तो 4, 5 और 2 7 हो गए। ठीक है, ऐसे ही एल्यूमिनियम के 17 हो जाएंगे, मैग्नीशियम क्लोराइड में 3 हो जाएंगे। सही है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन 2O, 2 ये थोड़ा मिसप्रिंटिंग हो गई है, इसका मतलब है 2 × ऑक्सीजन आइटम। ठीक है, और ऑक्सीजन मोलिक्यूल की बात हो रही है और ओजोन मोलिक्यूल की बात हो रही है। इसका डिफरेंस पूछ रहा है कि इनका क्या डिफरेंस है। सो 2O की बात करें, इट रिप्रेजेंट 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन विच कैन नॉट बी एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, आपको पता ही है। ऑक्सीजन मोलिक्यूल की बात कर रहा है, इट रिप्रेजेंट 1 मोलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन मेड अप ऑफ 2 एटम्स विच कैन एग्जिस्ट फ्रीली, जो कि एग्जिस्ट करती है फ्रीली। ओजोन की, इट रिप्रेजेंट 1 मोलिक्यूल ऑफ ओजोन कंटेनिंग 3 एटम्स, इट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ये भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती है। ठीक है, ये हो गया। अब हम कुछ लॉन्ग आंसर क्वेश्चन ले रहे हैं जो कि बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके अंदर सबसे पहला है, हाउ डू एटम एग्जिस्ट। कह रहा है एटम एग्जिस्ट कैसे करते हैं। एटम ऑफ द एलिमेंट्स आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जो एटम्स होते हैं कुछ एलिमेंट्स के, वो एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली नहीं कर सकते। फॉर सच एलिमेंट्स एटम फॉर्म्स मॉलिक्यूल, उसके लिए एटम्स को मॉलिक्यूल्स बनाने की जरूरत पड़ती है या आयंस बनाने की जरूरत पड़ती है, जो कि इंडिपेंडेंटली रह सकते हैं। जैसे इन केस ऑफ मेटल्स एंड इनर्ट गैसेस, लेकिन अगर मेटल्स की बात करें या इनर्ट गैसेस की बात करें, ये एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं एग्जांपल से आपको बताता हूँ। देखो, एटम्स ऑफ मेटल्स एंड इनर्ट गैसेस क्या होते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये मेटल्स के एग्जांपल हैं और ये एग्जिस्ट कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली भी। और लेकिन इनर्ट गैसेस जो होती हैं, हीलियम होगी, नीजन होगी, आर्गन होगी, ये भी इनर्ट गैसेस हैं, ये भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती है। नॉन मेटल जैसे होते हैं, हाइड्रोजन कभी भी सिंगल एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्लोरीन नहीं कर सकता है, फॉस्फोरस नहीं कर सकता और सल्फर नहीं कर सकता है। तो ये जो है इनको कंपाउंड बनाना पड़ता है तभी एग्जिस्ट कर सकते हैं। एक्सेप्शनल, इसमें एक्सेप्शन होती है कार्बन की, क्योंकि कार्बन जो है ना ऐसा है कि ये जो है एक्सेप्शन है इस केस में। नाउ कमिंग टू द सेकंड पार्ट, व्हाट इज एटोमिसिटी। एटोमिसिटी, द नंबर ऑफ एटम which constitute a molecule is known as atomicity। लाइक ओजोन के अंदर एटोमिसिटी 3 है, ऑक्सीजन के अंदर 2 है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। नाउ कमिंग टू द सी पार्ट, व्हाट इज पोलो एटोमिक आयन। पोली एटोमिक आयंस क्या होते हैं। तो पोली एटोमिक्स व्हेन मोर देन 2 एटम्स कंबाइन, जब 2 या 2 से अधिक एटम्स कंबाइन करते हैं और एक एक्ट लाइक अ 1 एटम, और एक एटम की तरह बिहेव करते हैं और जिसका कोई चार्ज भी होता है, उसको पोली एटोमिक आयन कहते हैं। जैसे कि हाइड्रो ऑक्साइड, देखो इसके अंदर एक या दो एटम्स इसमें मौजूद हैं और ये क्या नाम है, एक आयन की तरह बिहेव कर रहा है, तो ये जो है पोली एटोमिक आयन है। ऐसे ही नाइट्रेट और अमोनियम है। ठीक है,
कैलकुलेट द मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन, हमें कैलकुलेट करना है वन एटम मास के, वन एटम ऑफ ऑक्सीजन का मास, ठीक है। तो इसको हमारे को मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम के अंदर 16 ग्राम होते हैं, जिसके अंदर इतने एटम्स होते हैं आपको पता ही है, 6.022 इंटू 10⁻23। सो मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, एक एटम की बात करें, सिर्फ एक एटम की, इतने सारे एटम्स होते हैं इसके अंदर, उसका मास 16 ग्राम होता है। अगर हमको एक एटम को करना है तो 16, इसको इस वाली चीज़ को हम नीचे ले जाएंगे, यहाँ पर ले जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 16 ग्राम में ओब्लिक 6.022 इंटू 10, तो ये इतना आ जाएगा, ये होता है, ये मास हो जाएगा वन एटम ऑफ ऑक्सीजन। ऐसी मास ऑफ वन मोलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन हमारे को निकालना है, तो वन मोलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन में क्या होते हैं 16-32 यूनिट होते हैं, है ना। और अगला है मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस, 1 मोल ऑक्सीजन गैस में कितना वो होता है, तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस में 32 यूनिट होते हैं, ठीक है। मास ऑफ 1 आयन ऑफ ऑक्सीजन में कितना होता है, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के अंदर इतने एटम्स होते हैं आपको पता ही है, ठीक है, या फिर 16 ग्राम भी लिख सकते हैं। तो मास ऑफ 1 आयन के अंदर क्या होगा 16 ओब्लिक में 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है ना। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। देखो इसके अंदर 16 ग्राम होते हैं, ठीक है। तो 1 एटम के अंदर कितना हो जाएगा 16 ओब्लिक 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है, ये इसके नीचे आ जाएगा। तो इसको जब हम कैलकुलेट कर लेंगे, जो भी आंसर आएगा वो आंसर हो जाएगा। सो द नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, नंबर ऑफ एटम्स बता रहा है, तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के अंदर इतने होते हैं, ठीक है। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के अंदर 2 एटम्स होते हैं। सो नंबर ऑफ एटम इन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 1.2044 इंटू 10⁻24 हो जाएगा। एक एटम के अंदर 6.24 होते हैं, तो 2 के अंदर उसका डबल हो जाएगा। व्हाट इज मीन्ट बाय एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट्स, एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास के अंदर क्या डिफरेंस होता है। द एटम्स आर वेरी टाइनी एंड देयर इंडिविजुअल मास कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, जो एटम्स होते हैं वो बहुत टाइनी होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, और उसका हम इंडिविजुअल मास नहीं कैलकुलेट कर सकते क्योंकि ये नेग्लिजिबल ही होता है। हैंस द मास ऑफ द एटम इज एक्सप्रेस इन यूनिट इन रिस्पेक्ट टू द फिक्स स्टैंडर्ड, इसको इसलिए हम जो मास होता है एटम का उसको हम एक फिक्स स्टैंडर्ड के रूप में करते हैं with respect to a fixed standard. Initially hydrogen atom of with mass 1 was taken as standard unit by Dalton. सबसे पहले क्या था कि हाइड्रोजन एटम को जिसका कि मास 1 है उसको एक स्टैंडर्ड यूनिट लिया था जिसको डाल्टन ने लिया था, लेकिन बाद में इसको ऑक्सीजन के साथ रिप्लेस किया गया था। लेकिन सबसे लास्ट में जो आइसोटोप्स होते हैं विद अ फ्रैक्शन इंस्टेड ऑफ वोल नंबर, मतलब कि कार्बन जो C12 आइसोटोप होता है उसको ही फाइनली जो है स्टैंडर्ड यूनिट लिया गया एंड इट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, और इसी को ही यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया गया, ठीक है। सो द एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ द एटम ऑफ कार्बन 12। तो एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, इट इज 1/12 ऑफ द मास ऑफ द एटम ऑफ द कार्बन 12, इट इज इट्स यूनिट इज म्यू। सो ग्रामाटोमिक मास, व्हेन द एटॉमिक मास ऑफ अ एलिमेंट इज एक्सप्रेस इन ग्राम, अगर उसको हम ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको ग्राम एटॉमिक मास बोलते हैं। द मास ऑफ द एटम मॉलिक्यूल इज एक्सप्रेस इन म्यू, जो एटम्स और मॉलिक्यूल का जो मास है उसको हम म्यू में एक्सप्रेस करते हैं, जबकि मास ऑफ मोल को हम ग्राम के अंदर एक्सप्रेस करते हैं। डिफाइन मोल एंड गिव इट्स सिग्निफिकेंस। सो मोल, 1 मोल ऑफ एनी स्पीसीज like atom, molecule, ion or any particle is the quantity or the number having mass equal to its atomic and molecular mass in gram, ठीक है। जैसे कि 1 मोल के अंदर इतने मतलब 6.022 इंटू 10⁻³ नंबर्स होते हैं एटम्स, मॉलिक्यूल्स के या आयन्स और पार्टिकल्स होते हैं। तो ये होता है, मतलब कि अगर मैं कार्बन के अंदर बात करूँ, कार्बन 12 के अंदर एक एटम के कार्बन के अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं या आयन होते हैं, जो भी होता है, ठीक है। तो ये है, और इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है मोल का, अ मोल गिव्स द नंबर ऑफ एंटाइटिटीज प्रेजेंट, मतलब इससे हमको पता लगता है कि उसके अंदर कितनी एंटाइटिटीज प्रेजेंट है। लाइक
6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस, कि एक मोल के अंदर इतने पार्टिकल जो है प्रेजेंट है। मतलब हमको अगर एक मोल की बात करें तो हमारे को अंडरस्टूड है कि उसके अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स उसके अंदर बाय नेचर ही उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। और मास ऑफ वन मोल इज एक्सप्रेस इन एम ग्राम्स, उसको मास जो होता है वन मोल का हम ग्राम्स के अंदर ही रिप्रेजेंट करते हैं। जो भी उसका मोलिकुलर मास होता है उसको ग्राम्स में रिप्रेजेंट करते हैं। सो मास ऑफ वन मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻³ एटम्स ऑफ एलिमेंट। वन मोल ऑफ ऑक्सीजन के अंदर कितने होते हैं, इतने होंगे। सो 2 इंटू 16 इज इक्वल 32 यूनिट्स। तो इसको जब हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा। सो वन मोल ऑफ, ये तो होगी ऑक्सीजन की बात। अगर वन मोल ऑफ HCl की बात करते हैं तो इसके अंदर इतने आइटम्स होंगे हाइड्रोजन क्लोरीन के। तो इसके अंदर क्या होगा, वन हाइड्रोजन का 1 और क्लोरीन का 35.5, तो 36.5 के अंदर इतने मोलिक्यूल HCl के होंगे। सही है, ये बड़ा इजी है। अब हमारे को एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन करनी है, जिसके अंदर कुछ एक्टिविटी दे रखी है। टेक वन ऑफ द फॉलोइंग सेट X और Y फॉर केमिकल यूज। देखो इसके अंदर दो सेट दे रखे हैं X और Y। X के अंदर क्या है, कॉपर सल्फेट और सोडियम कार्बोनेट है, और बैरियम क्लोराइड और सोडियम, दूसरे में बैरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट है, और तीसरे में लेड नाइट्रेट और क्लोराइड है। तो इसके अंदर क्या करना है, हमारे को प्रिपेयर करना है। जैसे कि ये एक हमारा बीकर है, इसके अंदर हमारे को देखो दो तरह के सोल्यूशन लेने हैं। इसके अंदर X वाला ले लेंगे, इसके अंदर Y वाला लेंगे। इसको हम थ्रेड के थ्रू इसको हम लटका देंगे, ठीक है। इसको मुंह कोर्क से बंद कर देंगे ताकि कोई गैस ना तो अंदर आ सके और ना कोई गैस बाहर जा सके, ठीक। और फिर इसके अंदर हम इसको जब इंटरमिक्सिंग करेंगे तो जो ये वाला जो इसका सॉल्यूशन होगा वो भी इसके अंदर मिक्स हो जाएगा, और इससे फिर एक केमिकल रिएक्शन होगा, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन होने से what happened in the, do you think that chemical reaction has taken place, and why should we put a cork in the mouth of the flask? इसमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं। so in the reaction flask both the reactant combine to give a new product। इससे क्या होगा, जब दोनों रिएक्टेंट जब कंबाइन होंगे तो एक नया प्रोडक्ट निकलेगा। यस, एंड हमने उसके अंदर कोर्क को क्यों फिट किया है उसके माउथ पे, सो दैट नो गैस इन द एयर कंबाइन और गेट एडिड इन द रिएक्शन, नाइदर एनी गैस फॉर्म्ड इन द रिएक्शन नोर एस्केप। ना तो उसके अंदर कोई आए गैस, ना उसकी गैस से कोई एस्केप कर सके, बाहर जा सके। सो द मास ऑफ द फ्लास्क बिफोर एंड आफ्टर रिएक्शन डू नॉट चेंज। उसका मास बिल्कुल सेम ही रहेगा, ठीक है। ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन क्या है, अ कस्टमर बाय अ गोल्ड ज्वेलरी। एक कस्टमर ने गोल्ड ज्वेलरी खरीदी और उसके अंदर उसको बताया गया कि ज्वेलरी के अंदर 90% गोल्ड है और बाकी उसके अंदर कॉपर है। उसको जो बिल दिया गया उसके अंदर 100% गोल्ड के चार्जेस लगाए गए। तो कस्टमर ने रिफ्यूज़ कर दिया उसको लेने के लिए, और उसने उसको जो है 90% गोल्ड के हिसाब से ही बिल बनाने के ऊपर बोला, और उसको बिल को सेटल कर दिया। सो हाउ मैनी एटम्स ऑफ गोल्ड आर प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। कह रहा है कि कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे 1 ग्राम ऑफ गोल्ड के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया, ओके। सो 1 ग्राम ऑफ गोल्ड कंटेन 90/100, ये बात अंडरस्टूड है। 1 ग्राम के अंदर 90/100 यानी कि 0.9 ग्राम ऑफ गोल्ड होगा, ठीक है। सो द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गोल्ड क्या होगा, मास जो हमको गिवन है और एटॉमिक मास। तो मास क्या हमको गिवन है 0.9 ग्राम से, और एटॉमिक मास ऑफ गोल्ड क्या होता है 197 होता है। ये आपको पता होना चाहिए। गोल्ड का जो है एटॉमिक मास जो होता है वो 197 होता है। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 0.0046 आ जाएगा, ये मोल्स के अंदर आएगा। अब 0.06 मोल्स ऑफ गोल्ड विल कंटेन 0.0046 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे। तो ये कैलकुलेट करने पे 2.77 इंटू 10⁻21 एटम्स इसके अंदर मौजूद होंगे। अच्छा, रेशो ऑफ गोल्ड का क्या होगा, रेशो ऑफ गोल्ड इंटू कॉपर क्या होगा, गोल्ड 90 में है, कॉपर 10% है, तो क्या होगा 9/1 हो जाएगा, ठीक है। वैल्यू ऑफ द कस्टमर आर, इससे पता लगता है कस्टमर जो है रिस्पॉन्सिबल है, बिहेवियर है एंड सेल्फ अवेयर, उसको अवेयरनेस काफ़ी है। तो स्टूडेंट्स ये तो इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो इस लेसन के एटम एंड मॉलिक्यूल्स के, वो आज हमने इसके अंदर डिस्कस किए हैं, स्टडी किया है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे, इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो समझ में आए होंगे। आप इस वीडियो को कम से कम मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा 2 से 3 बार पढ़ें,
ताकि आपको इसके जो कॉन्सेप्ट है वो ढंग से क्लियर हो जाए कि क्या एटॉमिक मास होता है और क्या मोल होता है, एटॉमिक यूनिट क्या होती है, सारी चीज़ें आपको इसके बारे में समझनी पड़ेगी। लेकिन इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देखें, क्योंकि इसमें कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो आपको एक बार पढ़ने से नहीं, 2 से 3 बार पढ़ने से लेकिन ज़रूर समझ में आ जाएंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अभी तक अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इससे रिलेटेड जो भी CBSE क्लासेस मेरी आएंगी आपको उसके रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। अभी मैं साइंस की क्लासेस दे रहा हूँ, बाद में मैथमेटिक्स और इंग्लिश को भी कवर करूँगा। आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जो आपके स्टूडेंट्स हैं उनको शेयर करें ताकि वो भी इससे बेनिफिटेड हों। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग my video.